नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम मिड डे प्राइम में। मैं हूं निखिल सिंह और मिड डे प्राइम में हम आपके लिए देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें लेकर आते हैं। आपको बताएंगे कि राजनीति के जगत में क्या कुछ हो रहा है खास, साथ ही साथ मनोरंजन और फिल्म जगत की तो बात करेंगे, अर्थ जगत और खेल के मैदान से भी आपको दिखाएंगे खबरें। बात करेंगे कि किस तरह से चल रहा है भारतीय लोकतंत्र के महापर्व का उत्सव, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई तमाम खास खबरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल होगा मतदान। 13 राज्यों की 88 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। तीसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ रैलियां जारी। प्रधानमंत्री ने मुरैना में की चुनावी रैली। कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। यूपी में भी भरेंगे हुंकार, तो वहीं अमित शाह तेलंगाना और ओडिशा में, तो राजनाथ सिंह भी यूपी में ठोकेंगे ताल। विपक्षी दलों की भी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। यूपी के कन्नौज सीट पर मुकाबला हुआ दिलचस्प। भाजपा के सुब्रत पाठक के खिलाफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भरा पर्चा। सुब्रत पाठक ने सपा कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिलने का किया दावा। शरद पवार की एनसीपी ने मुंबई में जारी किया अपना चुनाव घोषणा पत्र। वहीं आम आदमी पार्टी भी आज लॉन्च करेगी कैंपेन सॉन्ग। चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन पर्चा भरने का काम जारी। वहीं कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर संग्राम जारी। बीजेपी के बाद अब बीएसपी ने भी नियत पर उठाए सवाल। मायावती ने कहा कांग्रेस को उसकी दागदार विरासत से नहीं मिल सकती मुक्ति। और आईपीएल में आज हैदराबाद की बेंगलुरु से होगी टक्कर। प्लेऑफ की दौड़ में लगभग बाहर हो चुकी आरसीबी को अपनी दूसरी जीत की है तलाश। तो मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। तो बड़ी खबरों की शुरुआत 24 की चुनौती सी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान संपन्न होगा। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। इस चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में केरल की सभी 20 सीटें, कर्नाटक की 28 में से 14 सीटें, राजस्थान की 25 में से 13 सीटें जो कि बाकी बची हुई हैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5 सीटों पर मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3 सीटें, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण के चुनाव में विभिन्न पार्टियों के प्रमुख उम्मीदवारों की अगर बात करें तो भाजपा के तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण से चुनावी मैदान में है। दूसरी ओर मथुरा से तीसरी बार चुनाव लड़ रही है हेमा मालिनी। इनकी किस्मत भी दांव पर होगी। और मेरठ से चुनावी ताल ठोक रहे अरुण गोविल भी शामिल हैं। सेवन तो ये इसके अलावा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी वायनाड की सीट से ताल ठोक रहे हैं। उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। और वायनाड की सीट इसलिए भी दिलचस्प हो रही है क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि अब वो अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर हम बात करें केरल की तो शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से अपनी चुनावी
किस्मत आजमा रहे हैं दूसरे चरण में, वहां भी वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। और हम इन सब पर अपने संवाददाताओं से तो बात करेंगे ही, ऑन ग्राउंड सिचुएशन आपको दिखाएंगे ही कि क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं, राजनीतिक दलों की आखिर क्या तैयारियां हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे कि आखिर जो जनता है वो क्या सोचती है। लेकिन दूसरे चरण का जो महत्व है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 13 राज्य हैं, यानी कि 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, 88 सीटें। तो ये समझने की जरूरत है कि किस तरह से ये पूरे चुनाव को प्रभावित करेंगे। जैसा कि पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव हो चुका है और उसके बाद ये दूसरे चरण का चुनाव है, यानी कि टेम्पो जो है वो पहले चरण के साथ बन चुका है। अब जो दूसरा चरण है वहां से बहुत सारे प्रयोग की शुरुआत की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह भी हो रही है कि जो पिछला चरण था, यानी जो पहला चरण था, उसमें वोटिंग प्रतिशत जो थी उसको लेकर के चुनाव आयोग की और राजनीतिक दलों की भी थोड़ी चिंता थी, क्योंकि कुछ परसेंटेज 1 से 1.5% वोट कम पड़े थे और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जो राज्य थे वहां पर वोटिंग प्रतिशत काफी कम हुआ था। तो इस बार जो दूसरा चरण आने वाला है वहां के बारे में यह बात कही जा रही है कि दूसरे चरण में न सिर्फ राजनीतिक पार्टियां और चुनाव आयोग बल्कि आम लोग भी इस बात के लिए कमर कस के तैयार हैं कि दूसरे चरण में वो अधिक से अधिक संख्या में निकलकर वोट डालेंगे। पहला जो चरण था उसमें इस बात को लेकर के बार बार बात कही जा रही थी कि आखिर किसके वोटर निकले। तो इस बार की अगर बात करें तो दोनों तरफ से वोटर तैयार हैं इस पूरी कवायद पर बातचीत करने के लिए कि किस तरह से वोटिंग पैटर्न होने जा रहा है, किस तरह से राजनीतिक दल तैयार हैं, क्योंकि जो आज का दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है राजनीतिक दलों की तैयारियों के लिहाज से भी और चुनाव आयोग के लिहाज से भी। तो निशांत सौरभ हमारे संवाददाता असम के नौगांव से सीधे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। निशांत, किस तरह की तैयारियां हैं? असम की 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जनता भी तैयार है, चुनाव आयोग भी तैयार है, राजनीतिक दल क्या कुछ सोच रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि असम में हमने पहले चरण में भी देखा कि जो 5 सीटों पर चुनाव हुए थे पहले चरण में 78% से अधिक वोटिंग हुई। तो बाकी अगर राज्यों की तुलना में देखो तो ये अच्छी वोटिंग थी। और जो सेकेंड फेज में देखें, जिन 5 सीटों पर मतदान होना है वहाँ पर पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में काफ़ी ज़्यादा 83% वोटिंग हुई थी जी। तो ये जो इलाके हैं जहाँ पर दूसरे चरण में मतदान होना है वो हाई वोटिंग इलाके हैं, यहाँ पर काफ़ी अधिक वोटिंग होती है। लेकिन फिर भी जो प्रशासन है, यहाँ पर जो चुनाव आयोग है, वो ये पूरी तैयारी में है कि मतदान प्रतिशत को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो अभी जब हम यहाँ पर आए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर नौगांव में ये वो केंद्र हैं जहाँ से तमाम जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और जो तमाम इलेक्शन मटेरियल्स हैं उनको लेकर मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो रही हैं टीमें। तो यहाँ पर जब हम आए तो देखें सुबह से ही ये सभी मतदान कर्मी जो हैं वो चुनाव सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अपने अपने केंद्रों की ओर रवाना हो रहे थे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर लोग जो मतदान कर्मी हैं वो ईवीएम लेकर जा रहे हैं। तो जब हमारी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात हुई, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं जी, उन्होंने कहा कि भले यहाँ पर वोटिंग बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि गर्मी के इस मौसम में मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटिंग के लिए सामने आए। इसलिए हर मतदान केंद्र पर जो पीने के पानी की उचित व्यवस्था की गई है, पंखों की व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी से बचा जा सके, टॉयलेट की प्रॉपर व्यवस्था है हर मतदान केंद्र पे। उसके अलावा जो क्यू मैनेजमेंट, यानी मतदाताओं को ज़्यादा अधिक देर तक कतारों में ना खड़ा होना पड़े, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी कि वो आए और जल्द से जल्द अपना वोट डालकर चले जाए। क्योंकि गर्मी है यहाँ पर और निश्चित तौर पर गर्मी के मौसम में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना एक मुश्किल चुनौती होती है, जैसा कि हमने पहले चरण के मतदान में भी देखा। तो पूरी कोशिश है कि मतदाताओं को मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकले, मतदान केंद्रों तक आए, इसकी कोशिश की जा रही है। और ये जो मतदान कर्मी है जो कि मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो रहे हैं वो काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि और उनको ये लग रहा है कि जो लोकतंत्र के महापर्व में जो ये भागीदारी है इनकी, तो वह अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके अंदर एक खासा उत्साह है। और निश्चित तौर पर अगर हम वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं
फ्री एंड फेयर वोटिंग अगर हम कराना चाहते हैं तो इन मतदान कर्मियों की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है। तो निश्चित तौर पर जो 5 सीटें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि बराक वैली की भी सिलचर और करीमगंज सीटें हैं इसमें शामिल हैं, और नौगांव की सीट भी शामिल है। यहाँ से नौगांव की सीट से पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे, और बाकी जो 4 सीटें हैं उनमें पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 4 प्रत्याशी जीते थे। तो निश्चित तौर पर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, और कांग्रेस के लिए एक और बड़ी चुनौती है कि करीमगंज और नौगांव सीट यहाँ पर AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो उम्मीदवार हैं वो भी कांग्रेस के उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक दिलचस्प मुकाबला, एक त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर हमको असम की 5 सीटों पर देखने को मिल रहा है। असम से देखने को मिल रहा है। हमारे 2 और संवाददाता ऑन ग्राउंड से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं देख पा रहा हूँ विशाल बरिस्टो जुड़े हुए हैं कोटा राजस्थान से, और साथ ही साथ निशांत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं केरल के तिरुवनंतपुरम से। निशांत, आपके पास आए, समझना चाहें कि किस तरह से 20 सीटों के लिए, सभी 20 सीटों के लिए चुनाव है, किस तरह से जनता तैयार है केरल में वोट डालने के लिए, और किस तरह का राजनीतिक परिदृश्य आप देख पा रहे हैं केरल में। देखिए, केरल की बात की जाए तो 20 सीटों पे 2 करोड़ 77 लाख के आसपास टोटल मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, 1 करोड़ 43 लाख के आसपास, और पुरुष मतदाताओं की संख्या जो है बाकी है। तो इसमें कहा जा सकता है कि केरल साक्षर प्रदेशों में सबसे पहले जाना जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ वोटिंग परसेंटेज भी पिछली बार भी 2019 की अगर बात करें तो 77% के आसपास था। ऐसे में केरल के मतदाता तो तय कर चुके हैं, और उम्मीद ये है कि कल ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगी। हालांकि केरल में इस बार गर्मी ज़्यादा है, देखने वाली बात यही होगी कि गर्मी का असर कितना पड़ता है, लेकिन वोटर्स जो हैं वो अपने उम्मीदवारों को चुनने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग की बात की जाए तो चुनाव आयोग ने लगभग 25,000 से ज़्यादा बूथ बनाए हैं, जिसमें 1900 बूथ ऐसे हैं जो कि बेहद संवेदनशील माने जाते हैं, और 1900 में से 742 ऐसे बूथ हैं जिन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जहां पर चुनाव आयोग किसी भी तरीके से अप्रिय घटना नहीं चाहता है। उन पर जो लगभग 7500 जो जवान हैं CRPF के, वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगभग 30,000 पुलिस के जो जवान हैं उनको इन तमाम बूथों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा अगर अब राजनीतिक समीकरण की अगर बात की जाए तो केरल में त्रिकोणीय मुकाबला है। इस बार बीजेपी ने केरल में दमदार तरीके से एंट्री की है, जिसका असर ये हो गया है लगभग 17 ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। पिछली बार की बात करें तो UDF की एक बड़ी जीत हुई थी, लोकसभा चुनाव में 19 सीटें जीती थी, 1 LDF ने जीती थी, लेकिन इस बार जो समीकरण है पूरी तरीके से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। LDF की बात करें, दोबारा सत्ता में आने के बाद से 7 साल से लगातार सरकार है यहाँ पर, और उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी वायनाड से तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पिछली बार जिस तरीके से यहाँ के लोगों को उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं कमी आई है, और कांग्रेस सेंटर में जो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती है, आपको रोकना चाहेंगे, आपको निशांत यहाँ रोकना चाहेंगे। की बात की जाए, ब्रेकिंग खबर, निशांत आपको रोकना चाहेंगे। एक ब्रेकिंग खबर अभी आ रही है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोट्टायम में उनके द्वारा दिए गए भाषण के मामले में नोटिस भेजा है। 29 अप्रैल को 11 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है। 29 अप्रैल को 11 बजे तक इस नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। कोट्टायम में राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण के मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस के राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। 29 अप्रैल को 11 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है। आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नोटिस जारी किया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नोटिस जारी किया है, राहुल गांधी को भी नोटिस जारी किया है, और कोट्टायम में एक भाषण दिया था राहुल गांधी ने, उसको लेकर के नोटिस जारी किया गया है। 29 अप्रैल को दिन में 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक इस नोटिस का जवाब देना है। बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। ऋषि, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, ये पूरा मसला कोट्टायम का है, और कोट्टायम में जो राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था, उस भाषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई थी, और इस विस्तृत शिकायत में जो पत्र चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिखा गया है, उस पत्र में साफ साफ कहा गया है कि कोट्टायम में जो राहुल गांधी ने
भाषण दिया था वो भाषण चुनाव आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है। और इसमें इनके द्वारा शब्दों का प्रयोग किया गया था और जो उन्होंने बातें रखी वो सभी आचार संहिता का उल्लंघन है। इस मामले में चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको नोटिस भेजा है और साथ ही साथ इसमें राहुल गांधी को भी नोटिस भेजा गया है। इस मामले में पार्टी अध्यक्ष को भी सूचित किया जाता है कि आपके जो वरिष्ठ नेता हैं उनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए और जो आरोप है उससे संबंध में उन्हें क्या कहना है इसके लिए उन्हें समय दिया गया है जी। और 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक का ये समय है और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं उन सभी आरोपों को उन्होंने जो नोटिस दिया गया है उस नोटिस में उसको सम्मिलित करके उनको ये नोटिस भेजा गया है ताकि उनको विस्तार से जानकारी मिल पाए कि उनके ऊपर जो आरोप है वो क्या है। आरोप क्या है ऋषि, ये भी समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, भाषणों में चुनाव के दौरान जो नेता अपने अपने, जैसे कि राहुल गांधी ने कोटायम में भाषण में जो बातें कही थी उसमें साफ तौर से जो आचार संहिता का उल्लंघन है जिसमें कि किसी भी धर्म विशेष या जाति विशेष या किसी के ऊपर ऐसे आरोप लगाना जो कि संवैधानिक रूप से उनको प्रेरित करता है कि वो चुनावों के दौरान इस तरीके की जो गलत मीन्स एंड वेज के जरिए उसको शामिल किया जाता है। तो जो आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में जब ये आयोग मानता है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये आरोप उस श्रेणी में आते हैं जिसमें कि उन्हें नोटिस देकर पूछा जाए कि आपने जो बातें कही हैं उसमें आपका क्या पक्ष है और क्या आपका आशय है। कई बार ऐसा होता है कि नेता अपने शब्दों का आशय स्पष्ट करने के दौरान इस तरीके के भाषण दे जाते हैं जिससे कि वो आचार संहिता का उल्लंघन बन जाता है। देखना होगा कि इसमें जो जवाब आएगा उस जवाब से आयोग कितना संतुष्ट होता है। जी, निश्चित तौर पर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें तो निश्चित तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और 29 अप्रैल को दिन में 11 बजे तक कोटायम में जो भाषण दिया था राहुल गांधी ने, उस पर नोटिस जारी हुआ है और उस पर जवाब देना है 29 तारीख को दिन में 11 बजे तक। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि कुमार। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं चुनावों की। मिड डे प्राइम में जिस तरह से हमने आपको बताया कि दूसरे चरण का चुनाव लगातार जो है वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि कल वो वहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन तीसरे चरण के लिए जो प्रचार है वो शबाब पर पहुंच चुका है। लगातार अब एक दूसरे के खिलाफ जो तमाम आरोप प्रत्यारोप है वो चुनावी रैलियों के दौरान लगाए जा रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के नेता है उनके द्वारा और प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा। तो लगातार जो चुनाव प्रचार है वो चल रहा है। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरैना की रैली के बारे में। और
प्रधानमंत्री नरेंद्र जो कल मतदान है, दरअसल हम उसके बारे में एक बार पहले बात कर लें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं, उनसे इस संदर्भ में बात कर लेंगे क्योंकि जो कल का मतदान है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ऋषि हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। दरअसल हम जो कल का मतदान है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। निशांत हमको जानकारी दे रहे थे, निशांत राय दरअसल में हमको जानकारी दे रहे थे त्रिवेंद्रम से। और अब हम बात करेंगे कोटा राजस्थान की, जहां पर हमारे संवाददाता विशाल बरिस्टो जुड़े हुए हैं। विशाल, जनता किस तरह से तैयार है, क्योंकि लगातार ये हमारे जो दूसरे साथी हैं निशांत सौरभ और निशांत राय, इन्होंने बताया कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से पूरी हैं। अब जो तैयारी है वो जनता की तरफ से होनी है। क्या कुछ तैयारियां जनता की तरफ से है और किस तरह से तैयार है राजनीतिक दल जो बाकी बचे हुई 13 सीटें हैं राजस्थान की उसके लिए? लेकिन मुझे लगा कि आप राजस्थान को भूल गए हैं, लेकिन आखिर आप आ गए मेरे पास। 13 सीटों पर चुनाव होना है, दूसरे चरण और आखिरी चरण के अंदर, जिसमें कोटा भी शामिल है। कोटा वीआईपी सीट, जी 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 जारी रखिए। कोटा वीआईपी सीट है और ओम बिरला यहां से तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2 बार उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की 2014 और 2019 में, लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला फर्क है। वो इसलिए क्योंकि उनके जो पुराने साथी थे प्रहलाद गुंजल, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा बीजेपी के टिकट पर, 2100 वोटों से करीब वो हार गए चुनाव शांति धारीवाल के हाथों। वो अब कांग्रेस के पाले में आ गए हैं और अब आमने सामने हैं ओम बिरला के। ये तो बात रही कोटा की। और हम बातें करें वीआईपी सीट्स की, जिसमें जोधपुर की सीट शामिल है, जिसमें टॉक सवाई माधोपुर की सीट शामिल है। जोधपुर से किस्मत आजमा रहे, तीसरी बार जीत के फिराक में है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं। और उधर टॉक सवाई माधोपुर में मुकाबला है हरीश मीणा का, जो फॉर्मर डीजीपी है राजस्थान के। दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है राजस्थान में भी। लेकिन मैं एक आपके पास हम दोबारा लौटेंगे और पूरे दिन भर आपके पास आते रहेंगे। दरअसल आप बेहद महत्वपूर्ण जगहों पर, आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां से आपको सीधे लाइव ले चलेंगे कन्नौज, जहां पर अखिलेश यादव इस वक्त संबोधन दे रहे हैं। ये हारे नहीं हैं, ये हार चुके हैं, इसलिए इस तरह का ध्यान हटा रहे हैं। भैया एक सवाल, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद सबसे पहला बड़ा काम क्या रहने वाला है? सबसे बड़ा काम ये होगा कि यहाँ के विकास को, रुके हुए विकास को शुरू करें और जनता के सुख दुख में शामिल रहें। मेडिकल कॉलेज में भैया काफी समस्याएं हैं अभी भी। अब मत बोलो, सरकार हटाओ तुम भी। आप लोगों से भी हम मदद मांग रहे हैं, वोट देना हमें सब लोग। सब प्रेस के लोगों हमारी मदद करना। तो यूपी की कन्नौज सीट पर दरअसल मामला दिलचस्प हो गया है। अभी आप अखिलेश यादव को देख रहे थे। अखिलेश यादव ने यूपी की कन्नौज सीट पर आखिरी दिन आज पर्चा दाखिल कर दिया है। जो रिश्ते में उनके भतीजे लगते हैं तेज प्रताप यादव, उनका टिकट काट दिया गया है और वो खुद इस सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बीजेपी के सुब्रत पाठक अब आमने सामने होंगे। बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक 2019 में भी यह चुनाव मुकाबला जीत चुके थे। अखिलेश यादव के कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन उन्होंने आज दाखिल किया, आपसे थोड़ी देर पहले। और भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने भी अपना पर्चा भर दिया है। तो यह बेहद महत्वपूर्ण सीट है और यहां से जो मुकाबला है वो दिलचस्प होगा। इस सीट पर अगर ये कहा जाए कि वहां मुकाबला है तो निश्चित तौर पर उसको गलत नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज सीट पर जो चुनाव लड़ने का निर्णय लेने के बाद कन्नौज की सीट एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है, हॉट सीट बन गई है। 2019 में इस सीट से सुब्रत पाठक ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को सीधे मुकाबले में हराया था। इस बार खुद अखिलेश यादव चुनाव मैदान में हैं और उनका मुकाबला एक बार फिर से सुब्रत पाठक से है। 2019 से पहले लंबे समय तक यादव परिवार के कब्जे में रही कन्नौज लोकसभा की सीट पर होने वाले इस दिलचस्प मुकाबले पर बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। आइए आपको वो सुनाते हैं।
इस वक्त कन्नौज से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं सुब्रत पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार पहले तो कह रहे थे कि इस बार जो है सपा प्रमुख भी सीधा आ गए हैं आपके सामने मुकाबले में, कैसे देखते हैं? देखो, तो अब ये तो समाजवादी पार्टी सोच रहे थे ना, कैसे देख रही है। वो उनका घमंड था कि वो किसी को भी लड़ाकर भेज देंगे, कन्नौज जीत लेंगे। तो उनका घमंड ये टूट गया जब उन्होंने तेज प्रताप को यहाँ पर भेजा। तो मैंने उनको पहले ही कहा था, अखिलेश जी आप सैफई से भी किसी को भेज दोगे तो ही उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो अखिलेश जी जब उन्होंने यहाँ पर भेजा तो उनके कार्यकर्ता चूँकि ज़मीन पर रहते ही हैं, उनको हकीकत मालूम होती है, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा तो भाजपा का एक तरफा चुनाव है। अब यदि इस चुनाव में यदि थोड़ा रंग लाना है तो अखिलेश जी आपको आना पड़ेगा, आपके बगैर यहाँ कोई लड़ ही नहीं सकता भाजपा से। तो अखिलेश जी ने भी इस बात को स्वीकार किया और वो खुद लड़ने आ रहे हैं। ये भी कह रहे थे कि जो उनका जो वोटर है 80% उसको अपने पक्ष में करने की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से ये होगा? देखो, अगर अखिलेश यादव नहीं आते तो ये था कि मेरे इनके सारे कार्यकर्ता लगभग मेरे संपर्क में हैं, बहुत से लोग मेरे साथ आ भी गए हैं, बहुत से लोग मेरे संपर्क में हैं। तो उनका था कि अगर अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव आते हैं तो हम लोग खुलकर आपके साथ खड़े होंगे, आपको चुनाव लड़ाएंगे। और लेकिन अगर अखिलेश जी आएंगे तो हम लोग फिर अंदर से आपके साथ रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर तेज प्रताप आते तो शायद 80-90% सीटों पर इनका बस्ता भी नहीं लगता। तैयारियों को आप किस तरीके से देखेंगे फिर, क्योंकि अभी तो तक तो तेज प्रताप आपके सामने थे, अब अखिलेश यादव आ गए आपके सामने? देखो, अखिलेश यादव 10 साल में 10 बार भी कन्नौज नहीं आए हैं। और अभी देखा आपने, जैसे कल उन्होंने एक बात की कि क्रांति, तो अखिलेश ट्विटर पे क्रांति। अखिलेश जी आप अपने पिताजी से अगर सीख लिए होते तो आप जान जाते कि क्रांति ट्विटर से नहीं आती है, क्रांति धरती से आती है। क्रांति लाए थे हम लोग जब आप मुख्यमंत्री थे, आपको जेल तक हमको भेजना पड़ा था। तो कुल मिलाकर अखिलेश जी आप क्रांति की पहले परिभाषा सीखो, फिर क्रांति की बात लिखो। आप जैसे सुविधा भोगी लोगों के मुंह से क्रांति की बात शोभा नहीं देती। तो अखिलेश यादव के आने के बाद से मुकाबला बेहद दिलचस्प है, लेकिन सुब्रत पाठक जो हैं वो फिर से जो ताल ठोक रहे हैं और उम्मीद अपनी जीत की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। कैमरामैन सुमन के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, कन्नौज। और एक बार रुक करेंगे इस दिलचस्प सीट पर मुकाबला किस तरह से होने जा रहा है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर इस वक्त कन्नौज से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, एक बार आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो मुकाबला है, आखिर क्या वजह रही कि तेज प्रताप यादव को परिवार में पहले टिकट दिया और आखिरी मौके पर काट करके आखिरी दिन, अब जब ये कहा जाएगा, खुद अखिलेश यादव को मैदान में उतरना पड़ा, क्या वजह रही? देखिए, नामांकन के बाद भी अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया था और तब उन्होंने बड़े हंसी मजाकिया अंदाज में कह दिया कि जब लोहा गर्म हो तभी उस पर हथौड़ा मारना चाहिए। लेकिन जैसे कि ये जो वहाँ से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के पाठक, वो भी ये बात को कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी को सोचनीय विषय है कि अचानक से क्या हुआ कि अचानक से उन्होंने तेज प्रताप को हटाया और उसके बाद से अखिलेश यादव को यहाँ से खड़ा होना पड़ा। और जब हमारी बात कुछ लोगों से हो रही थी तो उनका कहना था कि जो कैंडिडेट है वो उनको पसंद नहीं था, वो चाहते थे अखिलेश यादव यहाँ से लड़ें क्योंकि वो पहले से यहाँ पे लड़ते हुए आए हैं और वो चाहते थे कि कैंडिडेट उन्हें फिर से मिले, इस वजह से वो चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक समीकरण बिठाने की बात होती है, जब प्यादों को और अपने जो वो प्यादे चलते हैं उसकी बात होती है कि विसात किस प्रकार से वो बिछा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगा होगा कि ये सीट, शायद उनको लगता था कि ये ना निकल पाए या फिर उनके मन में कुछ और संदेह रहा हो। ये कारण हो सकता है कि अचानक से एक दिन, क्योंकि आज लास्ट दिन है इस नामांकन का, तो इसलिए आज के दिन अखिलेश यादव यहाँ पर आए नामांकन करने के लिए, या फिर उन्हें ये लग रहा होगा कि वो बड़े मार्जिन से जीतना चाहते थे, तो उनको ये लगा हो कि क्या पता ये सीट उनके लिए मुफीद हो, क्योंकि वो काफ़ी समय से यहाँ से जीतते हुए आए हैं इससे पहले भी। लेकिन ब्रजेश जो पाठक हैं उनकी जो ताल जो ठोक रहे हैं वो भी अपने कामों को लेकर के भी ठोक रहे हैं, साथ ही साथ जो डबल इंजन सरकार है उसका भी वो निश्चित तौर पर उसका जो फायदा है वो भी लेने की वो कोशिश कर रहे हैं और निश्चित तौर पर सीधे तौर पर वो चुनौती दे रहे हैं कि ठीक है। चंद्रशेखर, एक बात ये समझना चाहते हैं आपसे कि जो सीटें हैं, केवल यही एक कन्नौज की सीट नहीं है, चाहे मुरादाबाद की बात करें, रामपुर की बात करें, जो कम से कम 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर 3-3 बार प्रत्याशियों को बदला है समाजवादी पार्टी ने। तो क्या रणनीति में बदलाव कर रहे हैं या कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है? ये किस तरह की रणनीति है अखिलेश यादव की? और दूसरी बात, जब वो कह रहे हैं कि बड़े मार्जिन से जीत, जो आपने कहा कि वो एक बड़े अंतर से, बड़े मार्जिन से इस जीत को दाखिल करना चाहते हैं, यहाँ पर जीतना चाहते हैं, दरअसल एक पक्ष ये भी कहता है
कि बहुत सारे नेता समाजवादी पार्टी को हो, दूसरी पार्टियों को, वो चुनाव लड़ने से डर रहे हैं और आखिरी मौके पर जाकर के उन्होंने ये अपना मन बनाया है। ये भी एक पक्ष हो सकता है निखिल, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि होमवर्क उतना ठीक नहीं है, उतना बेहतर नहीं था, क्योंकि हमेशा जब भी कैंडिडेट उतारने की बात होती है तो उसमें लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 तक के ऑप्शंस देखे जाते हैं और उसके बाद जब जमीनी स्तर पर देखा जाता है कि उस कैंडिडेट की जो कुव्वत है वो कितनी है और जनाधार कितना है और उसका काम का, अगर मान लीजिए उसी कैंडिडेट को आप दोबारा से खड़े कर रहे हैं तो फिर आप कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी से भी और जो थिंक टैंक है उनसे होमवर्क में कुछ गलती हुई है, जिसके कारण लगातार उनको अपने कैंडिडेट्स को बदलना पड़ रहा है और लास्ट मोमेंट पे, और स्वयं और चीजों में तो हो सकता था निखिल, लेकिन लास्ट मोमेंट पे खुद जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो लास्ट मोमेंट पे आकर अपनी सीट को बदल रहे हैं और यहाँ से वो जो है वो अपना नामांकन कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार की चीजें आपने विधानसभा में उत्तराखंड के टाइम पर हरीश रावत को भी देखा था कि लास्ट मोमेंट पर उन्होंने अपनी सीट को बदल दिया था, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। तो ये चीजें बड़ी कंफ्यूजन वाली हैं कि विपक्ष किस प्रकार से अपने साथ बिछा रहा है चुनाव के लिए, लेकिन इसमें होमवर्क की कमी दिखती है। और साथ ही साथ ये भी एक पक्ष जो आपने कहा निखिल, हो सकता है कि जो कैंडिडेट हैं उनको अपनी जो दावेदारी है वो कुछ वीक लग रही हो या कमजोर लग रही हो, इस वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपने नाम को वापस लिया हो। जी निश्चित तौर पर। तो बहुत दिलचस्प हो गया है मुकाबला। कन्नौज में देखना होगा कि किस तरह से अखिलेश यादव का ये दांव काम करता है या सुब्रत पाठक जो कि अपने समर्थन का दावा कर रहे हैं, और सबसे खास बात है वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनका समर्थन कर रहे हैं। तो देखने की बात होगी, चुनाव में जो वोटर है वो तय करेंगे। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हम आपको बताएंगे कि चुनाव में किस तरह से दावे प्रतिदावे और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं की। तो मध्य प्रदेश के मुरैना में एक चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो दूसरे चरण के लिए जो मतदान है वो किस तरह से आगे बढ़ करके आया है। उन्होंने कहा कि विरासत पर जो टैक्स लगाए जाने का जो विषय है उस पर भी जमकर निशाना साधा उन्होंने कांग्रेस पर। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल का भी याद दिलाई और कहा कि उन्होंने इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति हासिल करने के लिए जो एक पूरा अभियान चलाया और जो विरासत टैक्स की जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि ये सबसे पहले जो कांग्रेस के नेता हैं उनको अपने घर में लागू करना चाहिए। तो राहुल गांधी पर लगातार उनका जो अटैक है वो लगातार हो रहा है और उन्होंने जो अपशब्दों के प्रयोग की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि जो दूसरी तरफ से उन्होंने कही थी, उन्होंने राहुल गांधी को नामदार कहकर संबोधित किया और कहा कि वो कामदार हैं और उन्हें कुछ भी कह सकते हैं। सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं, और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं, अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए।
वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे। आप अपना समय खराब मत कीजिए। तो ये मेरी सोशल मीडिया में जो लोग बहुत नाराजगी से कुछ न कुछ कहते रहते हैं, टीवी मीडिया वाले भी कहते हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं, हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों, जरा भी रुकेंगे नहीं। ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर संग्राम जारी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस हाईकमान के करीबी नेता सैम पित्रोदा के बयान पर जोरदार हमला किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने सिलसिलेवार ढंग से पोस्ट करके कांग्रेस हाईकमान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भारत में धन के वितरण की आड़ में अमेरिका की तरह निजी संपत्ति पर विरासत टैक्स की सोच और उनकी पैरवी गरीबों की भलाई का कम, राजनीति से प्रेरित इनकी गरीबी हटाओ की चर्चित विफलता से लोगों का ध्यान बांटने का चुनावी प्रयास ज्यादा लगता है। मायावती ने यह भी लिखा कि जहां तक भारत में संपत्ति व सरकारी भूमि वितरण आदि से जुड़े मामलों में दलितों और वंचितों के लिए न्याय का सवाल है, तो उनकी सरकारों की सही नीयत के अभाव के कारण जहां गरीबी, पिछड़ापन, पलायन की विवशता आदि दूर नहीं हो पाई है, कांग्रेस को उनकी ऐसी दागदार विरासत से मुक्ति मिलना मुश्किल है। और बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। शरद पवार की एनसीपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसका नाम शपथनामा है। महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई हैं और उनकी सुरक्षा के अलावा एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम करने का भी वादा इस घोषणा पत्र में किया गया है। नेता जयंत पाटिल ने कहा कि पिछले वर्ष में एजेंसियों का दुरुपयोग और निजीकरण जैसे मुद्दे बढ़ रहे हैं। अगर सत्ता में आए तो सरकारी नौकरियों में खाली जगहों को भरेंगे, महिला आरक्षण पर भी काम करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा। तो ये कुछ है शरद पवार की एनसीपी का घोषणा पत्र, जिसको उन्होंने शपथ पत्र का नाम दिया है। और बात आम आदमी पार्टी की कर लेते हैं। तो मौजूदा चुनाव के लिए अपना कैंपेन सॉन्ग आज आम आदमी पार्टी लॉन्च करेगी। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली के लोग इस चीज से बहुत दुखी हैं कि उनके मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। लोग इसका जवाब देना चाहते हैं। पार्टी और लोगों ने तय किया है कि हम इसका जवाब देकर रहेंगे। और लोकसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान से पहले जम्मू कश्मीर में पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के मध्य फ्लैग मार्च निकाला और उनके साथ में एक कोऑर्डिनेटेड, जिसको कहते हैं कि फ्लैग मार्च निकाला गया। रियासी शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का जो आयोजन था वो निवासियों के बीच उनकी सुरक्षा और शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में विश्वास पैदा करने के लिए किया गया था। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रमा त्यागी जम्मू से सीधा जुड़ रही हैं हमारे साथ। रमा, किस तरह का माहौल है कल के चुनाव के लिए, किस तरह की तैयारियां हैं और आम जनता किस तरह से तैयार है कल के चुनावों के लिए? फ्लैग मार्च की खबर हमने देखी जम्मू से। बिल्कुल निखिल, पूरी तैयारियां हैं। चाहे वो प्रशासन की बात करें, चाहे राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे आम जनता की बात करें, प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। 17 लाख से ज्यादा यहाँ पर मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो एक स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से मतदान हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और ये जो फ्लैग मार्च है ये उसी का हिस्सा है। और तमाम अगर सुरक्षा के डिप्लॉयमेंट की बात करें तो वो भी किया गया है। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं लगातार जिस तरह से यहाँ पर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, प्रशासन की तरह
से जिस तरह से नए नए कदम उठाए गए हैं वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। मतदाताओं की आपने बात की, मतदाता काफी उत्साहित हैं। यहाँ पर अगर जम्मू कश्मीर में पूरा देखते हैं 3,40,000 से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। काफी उत्साह यहाँ भी हमने फर्स्ट टाइम वोटर्स में देखने को मिला है, क्योंकि उनका कहना है कि किस तरह से वो एक सरकार बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, एक नई जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, एक नया अधिकार मिल रहा है। जी जी ठीक है रमा, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात लगभग कह दी और आपको यहाँ से सीधे ले चलेंगे उत्तर प्रदेश की आंवला में प्रधानमंत्री एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। रिश्वतखोरी सबका हक पूरा करते हैं तो इससे बड़ा सामाजिक न्याय क्या हो सकता है। और आपने देखा होगा, फ्री राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, टॉयलेट बनाना हो, नल से जल देना हो, ये सारे लाभ हर लाभार्थी को मिले, बिना भेदभाव को मिले, ये मोदी की गारंटी है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? सब लोग अगर हाथ ऊपर कर बताओगे तो मैं बताऊंगा। करोगे? पक्का करोगे? देखिए, मैं दिन रात मेहनत तो करता हूं और यहां उत्तर प्रदेश में मेरी हर योजना को नीचे ले जाने में योगी जी भी रात दिन मेहनत करते हैं। उनकी पूरी सरकार मेहनत करती है। फिर भी जब आप गांव में जाएंगे, इलाके में जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, हो सकता है दो चार लोग ऐसे मिल जाए जिनको अब तक ये योजना नहीं पहुंची है। तो मेरा एक काम करेंगे, जिनकी योजना नहीं पहुंची है उनकी सूची बनाना और उनको कहना कि मोदी जी ने आगरा में आए थे, गारंटी दी है कि जिनका बाकी रह गया है तीसरे टर्म में उसका भी पूरा हो जाएगा। ये बता देंगे। और आप देखिए, मेरे लिए तो आप सभी मोदी ही है और इसलिए मेरी गारंटी आपके माध्यम से जरूर पहुंचेगी। साथियों, जब एक के बाद एक गरीब के सशक्तिकरण के हम काम कर रहे हैं, गरीब को गरीबी को परास्त करने के लिए मजबूत कर रहे हैं, एक ऐसा मॉडल है जिस मॉडल की आज दुनिया के लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो रास्ता अपनाया है, हमने जो मॉडल अपनाया है, उससे आज देश में 25 करोड़ देशवासी जो गरीबी की जिंदगी जीते थे वो गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, मोदी हमारे देश में हमने तुष्टीकरण की राजनीति बहुत देखी है। तुष्टीकरण की राजनीति ने के देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट के रख दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने सच्चे और ईमानदारों के हक को डुबोया है और इसलिए अब मोदी तुष्टीकरण को समाप्त करके संतुष्टीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है।
हमारा रास्ता तुष्टीकरण का नहीं है, हमारा रास्ता संतुष्टीकरण का है। सबका साथ सबका विकास ये मंत्र भी उसी तुष्टीकरण का महामार्ग है। लेकिन सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन घोर तुष्टीकरण में जुटा है। 24 के चुनाव में कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर 100%, और ये मैंने पहले ही दिन कहा था, आज नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के इस बार के मैनिफेस्टो पर 100% मुस्लिम लीग का थप्पा लगा हुआ है, मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है। हमारा मैनिफेस्टो देश को मजबूत करने के लिए समर्पित है। साथियों, आजादी के बाद से ही ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये संविधान सभा में चर्चा करने के बाद तय हुआ है। संविधान सभा में जो चर्चा हुई थी, जिसको बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा था, बाबा साहब आम्बेडकर की इच्छा थी, यही संविधान की मूल भावना है, यही सामाजिक न्याय है कि भारत में धर्म के आधार पर भारत का संविधान आरक्षण की सहमति नहीं देता है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आए दिन बाबा साहब का अपमान करती है, संविधान का अपमान करती है और सामाजिक न्याय की तो धज्जियां उड़ा देती है, लीरे लीरे उड़ा देती है। इसी कांग्रेस ने कभी कर्नाटका में, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी अपने घोषणा पत्र में बार बार धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की। तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो आंवला में, उत्तर प्रदेश के आंवला में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगरा में रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बीजेपी है वो तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बाबा साहब का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने की वकालत नहीं करता और जो दूसरे दल हैं वो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कह रहे हैं। तो 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में। और हम चर्चा कर रहे थे चुनावों की। अब चुनावों के बाद की कुछ और खबरें देख लेते हैं और वहां की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के पटना की, जहां कल रात जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेडीयू नेता सौरभ कुमार की शादी समारोह से वापस लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना पटना के पुनपुन इलाके में हुई है। इस हमले में सौरभ कुमार के साथ मौजूद शख्स को भी गोली मारी गई है। जेडीयू नेता की हत्या के बाद समर्थकों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। गुस्साए समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के अनुसार बाइक सवार अज्ञात लोगों ने सौरभ कुमार के सिर में 2 गोली मारी। घायल हालत में उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सौरभ कुमार को मृत घोषित कर दिया। और नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में 1 करोड़ 9 लाख नौकरियों की लिस्टिंग हुई है। साल 2022-23 के मुकाबले ये 3 गुना बढ़ोतरी है। साल 2023-24 में 87 लाख योग्य कैंडिडेट्स का चुनाव भी हुआ, तो 2022-23 में 57 लाख पर यह संख्या थी। तो एनसीएस पोर्टल साल 2015 में लॉन्च किया गया था, जहां नौकरियों के अलावा स्किल कोर्स, करियर काउंसलिंग और जॉब फेयर और करियर से संबंधित तमाम तरह की जानकारी युवाओं को दी जाती है। सबसे ज़्यादा नौकरियां फाइनेंस, बीमा क्षेत्र, ऑपरेशन एंड सपोर्ट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में दर्ज की गई हैं। सरकार की योजना है कि समय के साथ साथ नई तकनीक का इस्तेमाल करके पोर्टल को अपग्रेड किया जाता रहे, इसका अपग्रेडेशन होता रहे। इसमें एआई जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि युवा इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कम से कम समय में उठा सके। इस पोर्टल पर लगभग 20 करोड़ से अधिक नागरिक पंजीकृत हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ से ये पोर्टल नागरिकों को उनकी सुविधा के आधार पर रोजगार प्राप्त करने में मदद करता है। एनसीएस पोर्टल पर निःशुल्क पंजीकरण घर बैठे कर सकते हैं और नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल यानी एनसीएस पोर्टल पर मौजूदा सेवाओं का संचालन श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को रोजगार और करियर से संबंधित सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। यहाँ पर महीने में 1 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर 8 लाख से अधिक कंपनियों और सरकारी संस्थाओं को जोड़ा गया है। और अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें। शुक्रिया निखिल। और खेल की खबरों में शुरुआत करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग की खबर के साथ, जहां इंडियन प्रीमियर लीग में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। पिछले मैच में आरसीबी को केकेआर के खिलाफ 1 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। सनराइजर्स हैदराबाद 10 अंक लेकर अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, वहीं आरसीबी 2 अंक के साथ आखिरी स्थान पर बना हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 4 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 4 विकेट पर 224 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 220 रन ही बना सकी। दिल्ली की तरफ से 88 रन की नाबाद पारी खेलने वाले ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब बात कर लेते हैं चेस मास्टर डी गुकेश की, जिन्होंने भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने के बाद भारत वापस लौट आए। चेन्नई पहुंचने पर डी गुकेश का भव्य स्वागत किया गया। 17 साल के डी गुकेश कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले गुकेश दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। अब गुकेश विश्व चैंपियनशिप में मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को चुनौती देंगे।
और शतरंज के बाद अब बात कर लेते हैं तीरंदाजी की, जहां पर शंघाई में आयोजित हो रही तीरंदाजी की विश्व कप स्टेज 1 प्रतियोगिता में रिकर्व टीम इवेंट में भारत के तरुण, धीरज और प्रवीण की तिकड़ी ने स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय तिकड़ी का सामना अब स्वर्ण पदक की लड़ाई के लिए कोरिया की टीम से होगा। भारतीय टीम अगर जीत हासिल करती है तो विश्व रैंकिंग में इन खिलाड़ियों की स्थिति मजबूत होगी, जो इनके पेरिस ओलंपिक क्वालिफाई करने में मददगार साबित होगी। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2 बार पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए शेफील्ड यूनाइटेड को 4-2 से शिकस्त दी। इस मैच में मैन्यू के कप्तान ब्रूनो फर्नांडिस का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस जीत के बाद ईपीएल में एक बार फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने आप को मजबूती के साथ सामने रखा है। तो निखिल, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत धन्यवाद गौरव, इन तमाम खेल से जुड़ी हुई खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।